और आप लोगों के लिए फिर से एक क्लासेस वीडियो में लेकर आ गया हूँ, जो कि हमारा PHDL 137 का है और हमारा पहला ही चैप्टर है जो है संप्रेक्षण के मूल तत्व। यानी संप्रेक्षण के मूल तत्व क्या होते हैं, हम अपने समाज में भाषाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं और हमारे तत्व क्या हैं और हम किस तरीके से समाज में बोलना सीखते हैं और किस तरीके से हम समाज में उतरते हैं। तो हम इसी चीज़ को आज पढ़ने वाले हैं PHDL 137 का फर्स्ट पार्ट यानी पहला अध्याय, संप्रेक्षण के मूल तत्व। ठीक है, तो हमारी जो बुक है वो भी है हमारी हिंदी भाषा और संप्रेक्षण कौशल, यानी हमारे बीच आपसी लोगों में संप्रेक्षण किस प्रकार से होता है, हम उन्हीं चीज़ों को पहले जानेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो, असाइनमेंट वीडियो, क्लासेस वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशंस पहुंच जाए और आप क्लास में सबसे पहले देख सको और समझ पाओ जल्द से जल्द। और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो, जितना से जितना शेयर करेंगे उतना आपका ही फायदा है, क्योंकि आपके भी कुछ फ्रेंड्स सीख सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं टाइम पे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इकाई के संप्रेक्षण के मूल तत्व। ठीक है, तो यहाँ इकाई की जो रूपरेखा है यहाँ पे हमें दिया गया है, उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या है, संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, संप्रेक्षण के विविध रूप, मौखिक संप्रेक्षण, आंगिक संप्रेक्षण, लिखित संप्रेक्षण, संचार माध्यम। तो अभी हमने देखा कि संप्रेक्षण के जो विविध रूप थे वो विविध रूप क्या थे संप्रेक्षण के, कि हमने विविध रूप में देखा कि हम किस तरीके से संप्रेक्षण करते हैं। हम अपने मौखिक यानी उच्चारित द्वारा करते हैं संप्रेक्षण, यानी अपने मुंह द्वारा बोलकर अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, सामने वाले तक प्रकट करते हैं। और आंगिक संप्रेक्षण के जरिए करते हैं, यानी अपने हाव भाव के जरिए, अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं यानी कि बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी हम अपने संप्रेक्षण करते हैं। और लिखित संप्रेक्षण करते हैं, जैसे कि हम लिखित रूप में किसी को मैसेज कर कर, किसी बातों को लिखकर, चिट्ठी लिखकर, संदेश लिखकर, लेटर लिखकर हम अपनी बातों को क्या करते हैं, दूसरे तक व्यक्त करते हैं। जैसे कि आजकल इंटरनेट का एक ऐसा माध्यम हो गया है जिससे हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स वगैरह, ट्विटर्स वगैरह जो भी हम यहाँ से मैसेज करके अपने बातों को सामने वाले तक व्यक्त कर देते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो हम इंटरनेट के जरिए जो हम माध्यम चुन लेते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स, फेसबुक वगैरह, तो हमारा संप्रेक्षण ये लिखित रूप में यहाँ पे हो जाता है जब हम मैसेज टाइप करते हैं। तो अब ये है संचार के माध्यम। अब संचार के माध्यम में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं संप्रेक्षण करने के लिए, जैसे कि आजकल हम संप्रेक्षण करते हैं टेलीविजन पे, टेलीविजन के थ्रू संप्रेक्षण हमारा हो जाता है संचार में, रेडियो के थ्रू हो जाता है हमारा। लेकिन ये जो संचार के जो माध्यम है ये जन संचार का माध्यम का रूप ले लेता है। अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत अगर हम वार्तालाप करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन यानी संचार ही होता है। लेकिन हम अपनी ही एक ही बात को हम काफी लोगों को हम तक पहुंचाते हैं एक ही समय में, तो संचार से जन संचार का रूप धारण कर लेता है, यानी कि मास कम्युनिकेशन का। तो हम इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रस्तावना को छोड़ते हैं, संप्रेक्षण के अर्थ जान लेते हैं हम पहले। 1.2 तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है। हाँ, तो हम आप देख लेते हैं कि जन्म लेने के बाद बच्चे जब पहली बार रोता है तो यह समाज में उसका पहला संप्रेक्षण होता है। यानी जब बच्चे का जन्म लेता है तो जब वो रोता है तो वहीं से उसका संप्रेक्षण स्टार्ट हो जाता है। जो उसकी पहली किलकारी निकलती है, जो पहली चिलचिलाहट होती है, जो पहली आवाज जो सुनाई देती है उस बच्चे के मुंह से, वही उसका समाज में क्या होता है, संप्रेक्षण होता है। संप्रेक्षण यानी जो उसके मुंह से आवाज निकलती है वो हमारे काने तक पहुंचती है और हम उसको समझ पाते हैं कि बच्चा रो रहा है चाहे कुछ कर रहा है, क्योंकि एक जन्म लेता हुआ बच्चा डायरेक्टली तो आपसे बात करने नहीं लगेगा। तो वो जो रोना उसका होता है वही उसके समाज में क्या होता है, उसका पहला संप्रेक्षण होता है। ठीक है, तो उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेक्षण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। तो इसके बाद क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से ही उसका संप्रेक्षण समाज में स्टार्ट हो जाता है और यह संप्रेक्षण हमेशा तक चलता ही रहता है। अब आप ये सोचेंगे कि जन्म लेने पे संप्रेक्षण स्टार्ट हो जाता है और संप्रेक्षण कभी खत्म ही नहीं होता। तो उस यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि संप्रेक्षण स्टार्ट तो होता है लेकिन संप्रेक्षण जो है वो कभी खत्म नहीं होता। किस रूप में खत्म नहीं होता, अगर किसी ने जन्म लिया किसी बच्चे ने, तो उसका संप्रेक्षण उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब उसके मुंह से पहली किलकारी यानी रोने की आवाज निकलती है। लेकिन संप्रेक्षण खत्म क्यों नहीं होता, मान लीजिए किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, सपोज कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई, तो उसका संप्रेक्षण जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में तो बहुत करोड़ों लोग हैं ना, तो उनका संप्रेक्षण तो जारी रहेगा।
ठीक है। मान लीजिए अगर किसी इंसान का जीवन मिला है तो उसका संप्रेक्षण उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जैसे उसको जीवन प्राप्त होता है, लेकिन उसका संप्रेक्षण जब समाप्त होता है, जब वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं उसका निधन होने के बाद उस व्यक्ति का संप्रेक्षण खत्म हो जाता है, लेकिन दुनिया में कभी कभी संप्रेक्षण खत्म नहीं होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम पहले ही ध्वनि से, फिर शब्दों के जरिए, संवेदनाओं आदि के माध्यम से परस्पर संप्रेक्षण करते चलते हैं। ठीक है, हम कैसे संप्रेक्षण करते हैं? ध्वनि से, जो हमारे मुख द्वारा जो भी आवाज निकलती है और जिन भी शब्दों के रूप में हमारी जो उच्चारण होता है, इन्हीं संवेदनाओं के माध्यम से हमारे बीच संप्रेषण चलते ही रहते हैं। हम किसी से भी बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो जो हमारे शब्द निकलते हैं वो मुख द्वारा हमारे उच्चारित हो रहे होते हैं, उच्चारण हो रहा होता है। ठीक है, तो उन्हीं संवेदनाओं के जरिए, उन्हीं चीजों के माध्यम से हमारा क्या होता है? संप्रेक्षण होता रहता है। इसके लिए हम अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों, यथार्थ कान, आंख, हाथ और अपने शरीर के समस्त अंगों का उपयोग करते हैं। यानी जब हम अपना संप्रेक्षण करते हैं, जब हम किसी से बातें करते हैं, तो हम बातें करते करते क्या करते रहते हैं? अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं। यानी कि हम बात करते करते कभी हाथों को उठाने लगते हैं, घुमाने लगते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट करने लगते हैं, कभी आईब्रो उठाते हैं, कभी आंख इधर उधर हिलाते हैं। ठीक है, कभी अपने फोरहेड यानी माथे को ऊपर नीचे करते, आईब्रो को हिलाते तो माथा इधर उधर, सर को हिलाना डुलाना। ठीक है, तो ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में जो सारी चीजें हैं, इन चीजों का हम उपयोग करते हैं तथा शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं होती है, कई रूपों में हम अपने बातें के साथ साथ, संप्रेक्षण के साथ साथ, मौखिक संप्रेक्षण के साथ साथ अपनी आंगिक संप्रेक्षण का भी उपयोग करते रहते हैं अपनी रोजमर्रा के जीवन में। अब भाषा की इसमें प्रमुख भूमिका होती है। अब क्या है इसमें भाषा की भूमिका? अब हर एक समाज में एक भाषा होती है। ठीक है, तो हर एक समाज में भाषा क्या? अगर समाज में भाषा नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। समाज में एक भाषा नहीं होगी तो समाज टिक नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर भाषा नहीं होगा तो लोग आपस में एक दूसरे से निकटतापूर्ण नहीं जुड़ पाएंगे, उनका कामकाज में बाधाएं उत्पन्न होगी, कोई कामकाज नहीं हो पाएगा, कोई कामकाज क्या, कोई अपना पेट भी नहीं भर पाएगा अगर कोई किसी की भाषा को नहीं जानेगा। अगर एक ही जगह पे अनेक प्रकार के लोग हैं, मान लीजिए एक समाज है, उसमें 1 लाख लोग रहते हैं, चाहे 5 लाख लोग रहते हैं, 5 लाख लोग ही रह रहे हैं हमने मान लिया, तो 5 लाख में कोई अगर बंगाली बोल रहा है 20,000 लोग, कोई 50,000 लोग मान लो कि हिंदी ही बोल रहा है, और 10,000 लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, 50,000 फिर गुजराती बोल रहे हैं, फिर मद्रासी भाषा बोल रहे हैं। तो ये सारी भाषाओं का जब प्रयोग होगा तो समाज का नहीं होगा निर्माण, क्योंकि आधे लोग तो एक दूसरे की भाषा समझेंगे, आधे एक दूसरे की समझेंगे, तो इसमें हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए समाज के लिए एक बोली भाषा का निर्माण किया जाता है, जिसमें वो समाज में रहें, उसी बोली भाषा का प्रयोग करके अपना काम कर सके और आराम से रह सके, एक समाज बना रहे, लोग आपस में मिलजुल के रह सके जिससे। तो इसीलिए हमारी एक बोली भाषा होती है। हाँ, आगे चलते हैं। संप्रेषण एक संवाद है। क्या है? संप्रेषण जो है एक संवाद है। संवाद यानी आपसी बातचीत। ठीक है, कि अगर हम क्या है कि आपसी बातचीत, संवाद यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एक संवाद होता है किसी के जरिए, किसी के साथ। ठीक है, अब संपर्क है, संप्रेषण एक संवाद संपर्क है, एक दूसरे तक अपनी बातों का प्रयास है। क्या है संवाद? संप्रेषण क्या है कि हम जब एक दूसरे से जब बातें करते हैं, जब हमें किसी, अब हम अकेले अपने आप से तो कभी बात कर नहीं सकते। ठीक है, अकेले क्या बड़बड़ाते रहेंगे, हमें कोई भी कहेगा पागल है, ये है वो है। तो हमें कुछ भी काम करना होता है तो किसी भी चीजों के लिए हमें क्या करना था, दूसरे सामने वाले व्यक्ति से हमें अपनी बातों को स्पष्ट करना होता है, उसके सामने प्रकट करना होता है, हम अपनी बातों को उसके सामने रखना होता है। ठीक है, तो जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो उसकी बातें जो होती है, मेरी बातें और जो सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं बता रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रही है, जो बातें हो रही है, हमारे एक रूप से किसी न किसी चीज पे संवाद हो रहा होता है। तो उसी संवाद में जो हमारे संप्रेषण होता है, तो इसी का मतलब है कि आदान प्रदान करना, यानी अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति तक प्रकट करना। ठीक है, और अपने रूप में स्पष्ट करना। अब बोलकर, सुनकर, देखकर, पत्र लिखकर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। अब हम अपने संप्रेषण कैसे कैसे कर सकते हैं?
हम सुनकर भी कैसा कर सकते हैं। जब हम बोलेंगे, पहले हम बोलकर अपना संप्रेषण कर सकते हैं। मैंने आपको बोला, आपने सुना, मेरी बातों को आप समझ गए, तो हमारा संप्रेषण सफल हुआ, क्योंकि मैंने जो बोला वो आपकी भाषा में आपने उसको सरलतापूर्वक समझ लिया कि मैंने क्या बोला, तो हमने बोलकर आपसे संवाद किया, संप्रेषण किया, आप समझ गए। फिर आपने सुना तभी तो समझा ना, तो ये बोलकर सुनकर हमारा संप्रेषण होता है। ठीक है, पढ़कर होता है। अब लिखित रूप में आप क्या करते हो, पढ़कर करते हो। लिखित रूप पढ़कर क्या है कि अगर कोई चीज लिखी है तो आप उसको देखकर पढ़ रहे हो, तो उसमें संप्रेषण हो रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि अभी मैं ही इस किताब को आपको सामने पढ़ रहा हूँ, और अब पढ़ रहा हूँ तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, पहले मैं पढ़ रहा हूँ, फिर आप लोगों से संप्रेषण कर रहा हूँ, यानी पहले मैं खुद इससे संप्रेषित हो रहा हूँ, खुद मैं इससे पहले प्राप्त कर रहा हूँ इस किताब में क्या लिखा है, फिर आपको मैं अपने मौखिक द्वारा आपको बता रहा हूँ, यानी संप्रेषण कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि पढ़कर, चित्र बनाकर। ठीक है, अब चित्र बनाकर क्या होता है, जैसे कि चित्र बनाकर आपका ये हो गया कि अगर कोई समझ नहीं पा रहा, आप किसी चीज को समझाना चाहते हैं, जैसे स्लोगन्स हो गया, स्वच्छ भारत के ऊपर हो गया, तो आप उसमें क्या करते हो, एक पेंटिंग बना देते हो, एक ड्राइंग बना देते हो, जिसमें उसमें दिखा देते हो कि यहाँ पे साफ सफाई रखना है, देश में कचरा नहीं फैलाना, जितना साफ सुथरा रहेंगे उतना बढ़िया। आप डेंगू मच्छर आ जाता हो तो आप क्या कहते हो, उसमें चित्र बना देते हो कि गंदे बर्तनों को, टूटे बर्तनों को साइड में रख दे, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। स्लोगन्स लिखते हो, सिगरेट बीड़ी। ठीक है, तो स्मोकिंग पे नो स्मोकिंग जोन बनाते हो। ठीक है, नो पार्किंग बनाते हो। तो वहाँ पे जो भी चित्र बनाते हो, उस चित्र को देखकर क्या होते हैं, लोग समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन चीजों के लिए अवॉइड है, यहाँ पे मना है इन चीजों का। तो हम चित्र द्वारा भी लोगों को संप्रेषित करते हैं और संप्रेषित होते हैं, यानी संप्रेषण हमारे बीच होता रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि ये कहा जा सकता है कि समस्त मानव कार्यकलाप संप्रेषण ही है। ठीक है, अब क्या है, हालांकि संप्रेषण की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, परंतु इसकी मूल अवधारणा यह खंड की है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है। अब संप्रेषण का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, यानी बातों को, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना। आदान प्रदान संप्रेषण का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बोलोगे, उसने आपकी बातों को समझ लिया, तो समझ लेगा, तो वो आपको भी उस चीज का रिप्लाई करेगा, यानी उत्तर देगा, नहीं जवाब देगा। तो जवाब देगा तो उसी जवाब को फिर आप तक आ गया, तो पहले तो आपने पहले प्रदान किया, फिर उसने आपको आदान कर दिया, यानी समझकर वापिस से आपकी बातों को जवाब दिया, तो आपकी बात आप तक पहुंचा दी। तो यही चीजें क्या होता है, आदान प्रदान करना, अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, संप्रेषण। आगे चलते हैं। परंतु इसकी मूल अवधारणा यह है कि संप्रेषण में अर्थों का आदान प्रदान होता है, और कहने का तात्पर्य यह है कि संप्रेषण एक मानवीय कार्यकलाप होने के साथ साथ एक प्रक्रिया भी है। अब ये प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण का मान्य कार्यकलाप तो है, यानी कि मानव जो है वो अपने कार्यकलाप को एक भाषा के और संप्रेषण के जरिए ही कर सकता, आदान प्रदान के जरिए ही कर सकता, लेकिन इस आदान प्रदान के लिए एक बोली भाषा होती है जो समाज में बनाई जाती है, उन बोली भाषाओं के अकॉर्डिंग वो अपना संप्रेषण सफल कर पाता है। ठीक है, लेकिन ये कार्यकलाप तो है, लेकिन ये क्या है कि ये एक साथ प्रक्रिया भी है, एक प्रक्रिया भी है। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया ये है कि ये संप्रेषण की प्रक्रिया चलती रहती है। अब मैं आपको एक बात समझा दूं कि जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसके लिए भी संप्रेषण स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसी बच्चे ने जब जन्म लिया तो उसका उसी समय से संप्रेषण स्टार्ट हो जाता है, वो जब रोना चिल्लाना स्टार्ट करता है, लेकिन उसका संप्रेषण जब खत्म होता है, जब उसका कभी किसी कारणवश निधन हो जाए, तो उस बंदे का संप्रेषण खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होती, ये चलती ही रहती है। कैसे कि भाई आप नहीं रहे दुनिया में, तो दुनिया में और भी तो लोग हैं। ठीक है, आप किसी से बातें नहीं कर रहे, आप किसी से नहीं बोल रहे, अरे ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते, तो आपके ना बोलने से दुनिया तो चुप नहीं हो जाएगी ना, दुनिया अपना काम करना तो नहीं छोड़ देगी ना, तो हर कोई तो बोलता रहेगा, बतियाता रहेगा। तो यही एक प्रक्रिया है कि मानव क्रियाकलापों के साथ साथ एक प्रक्रिया है जो हमेशा जीवन भर चलती ही रहती है और चलती ही रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब संप्रेषण कि इस प्रक्रिया में वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब जो संप्रेषण है, इसकी प्रक्रिया में क्या है, वक्ता संदेश को श्रोता तक छोड़ता है, यानी जो वक्ता है, यानी कि जो बोलने वाला है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो वक्ता का मतलब होता है कि बोलने वाला, और श्रोता का मतलब होता है यानी सुनने वाला। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ और आप तक वो संदेश पहुंच रहा है, ठीक है, तो मौखिक रूप में बोल रहा हूं तो मौखिक रूप में आपके पास संदेश पहुंच रहा है, लिखित में लिख के दूंगा तो आपके पास लिखित रूप में पहुंचेगा। ठीक है, चाहे मैं किसी पेंटिंग ड्राइंग के जरिए चित्र बनाकर दूं तो चित्र रूप से आप समझोगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ये संप्रेषण होता है, तो यहाँ पे हमने मौखिक रूप को देखा है, क्योंकि यहाँ पे वक्ता है और श्रोता है, तो वक्ता बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला होता है। तो
तो जब वक्ता मैं हूँ यहाँ पे अभी बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो तो आपके पास अगर मेरी बातों को समझ गए तो मेरा संप्रेषण सफल हो जाएगा। यानी जो बात मैंने बोली आप समझ गए हो, फिर आप उसका जो जवाब दोगे तो अपनी प्रतिक्रिया के रूप में दोगे, क्योंकि जिस बात को मैं बोलूंगा जो कुछ बोल रहा हूँ उसी चीज के बारे में आप मुझे उत्तर दोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने प्रदान किया, आपने मुझे आदान किया, तो यही संप्रेषण है हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मनुष्य का सोचना, मनुष्य की संवेदना और उसका संपूर्ण व्यवहार संप्रेषण के अंतर्गत ही आता है। इस पक्ष पर हम आगे विस्तार से विचार करेंगे। अब देखिए 1.3 है क्या कि संप्रेषण के विविध रूप, यानी संप्रेषण के विविध रूप क्या है। जैसे कि अभी पहले ही हमने बता दिया था कि मौखिक संप्रेषण होता है, आंगिक संप्रेषण होता है और लिखित संप्रेषण होता है तथा संचार के माध्यम। ठीक है, तो हम ये संप्रेषण करते कैसे। हमारा जो संप्रेषण है वो मौखिक संप्रेषण है, आंगिक संप्रेषण है तथा लिखित संप्रेषण है। लेकिन बाद में हम धीरे धीरे क्या हो गया, हम संचार का माध्यम हमने चुन लिया। जैसे हम अपना कैसे कर सकते हैं संप्रेषण, किसी को हमें कोई खबर पहुंचानी हो, न्यूज देनी हो, कुछ भी पहुंचाना हो, तो हम क्या करते हैं संचार में, संचार में क्या करते हैं, हम रेडियो का माध्यम ले लेते हैं, टेलीविजन का माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, आजकल हमने नवीनतम जो हमारा माध्यम है, संचार माध्यम, नवीनतम जो हमारा नवीन माध्यम है वो हमारा क्या है, नवीन माध्यम मोबाइल के जरिए, हम इंटरनेट के जरिए से हम मोबाइल का माध्यम चुन लेते हैं इंटरनेट के जरिए। तो आजकल हम मोबाइल के जरिए भी हम क्या करते हैं, अपना संप्रेषण सफल रूप से कहीं भी दुनिया के कोने कोने तक हम कर लेते हैं। ठीक है, चाहे हम लिखित रूप में संप्रेषण कर रहे हो वाला संचार के माध्यम से, चाहे हम मौखिक रूप से कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम आंगिक रूप से भी कर रहे हो। अब आप कहेंगे कि मोबाइल से आंगिक रूप में संप्रेषण कैसे हो सकता है, तो मैं अभी आंगिक रूप पे जब आऊंगा, ठीक है, जब संचार के माध्यम पे आऊंगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना, आराम से देखते रहो, हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक क्लियर होता रहेगा। तो चलिए अब पहले हम देखते हैं मौखिक संप्रेषण। अब ज्यादातर संप्रेषण बोलकर किया जाता है। अब मौखिक संप्रेषण क्या होता है कि मुख द्वारा जो हमारी आवाज निकलती है, जो हम मुंह द्वारा हम बात करते हैं, उसी को कहते हैं मौखिक संप्रेषण। ठीक है, तो ज्यादातर जो संप्रेषण होता है वो बोलकर किया जाता है। अब भाषा क्या है इसका कि मूल आधार है और माध्यम है। ठीक है, अब मूल आधार क्या है, भाषा है। आप बोल तो रहे हो, आपके मुंह से आवाज तो निकल रही है, ध्वनि तो निकल रही है, उच्चारण तो हो रहा है आपके मौखिक से, लेकिन बोल क्या रहे हो, तो किससे क्या बात करनी है, तो उससे बात करने के लिए एक भाषा का निर्माण होता है। उसी भाषा में हमें सामने वाले व्यक्ति तक बातें करनी होती है, तो वही हमारा संप्रेषण होता है। अगर सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश आती है, ठीक है, और वो इंग्लिश में हमें बोल रहा है और हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम तो समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमारी बोली भाषा ही उसमें नहीं बन पाई। यानी कि उसने इंग्लिश बोला और मैं समझ नहीं पाया तो मैं उसको उत्तर ही नहीं दे पाऊंगा, तो हमारा आदान प्रदान में कठिनाइयां पैदा होगी। लेकिन वो बोल रहा है, तो इसीलिए एक भाषा को बनाया जाता है जिस भाषा के जरिए हम सरलता रूप से सभी एक दूसरे की भाषा को समझ सके, एक भाषा के रूप में उसी भाषा का इस्तेमाल करके अपने सारे कार्यकलाप मनुष्य के द्वारा, जो मानव द्वारा जितने भी कार्यकलाप होते हैं, उन सारे कार्यकलापों को हम संपूर्ण रूप से कर सके। ठीक है, हाँ, तो अब देखते हैं। अब भाषा का इसका क्या होता है, एक मूल आधार होता है, ठीक है, जो भाषा होती है संप्रेषण की। अब सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू हो जाता है। अब क्या है कि सुबह उठते ही क्या हो जाता है कि बोलने की हमारी जो होती है प्रक्रिया, वो साथ से ही सुबह उठते के साथ ही शुरू हो जाती है और रात में बिस्तर पर जाने तक बोलने का ये काम जारी रहता है। यानी कि हम जब सुबह उठते हैं तो उठते के साथ ही, हमारी आंख खुलते के साथ ही हमारा संप्रेषण स्टार्ट हो जाता है। जब हम बिस्तर पर जब जाते हैं रात में सोने, जब हमारी आंख बंद हो जाती है, जब तक ये क्रम हमारा चलता ही रहता है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है कि जब आप सुबह उठते हो तो घर में किसी से बात करते हो। ठीक है, अभी जब घर में रहोगे तो घर वाले सदस्यों से ही बात करोगे, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार जो भी हैं, तो उन्हीं से तो वार्तालाप करोगे। तो जो भी बातें कर रहे हो तो वही संप्रेषण है। जो भी आपकी बातचीत हुई घर में तो वो संप्रेषण हो गया सुबह उठते ही। फिर आप घर से बाहर निकलोगे, फिर कोई अनेक प्रकार के कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अनजान मिलेंगे, कोई कुछ रास्ता पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा, कहीं नए दोस्त बन जाएंगे। तो पता नहीं हमारा सुबह से लेकर रात तक कितना ही संप्रेषण होता है कि जो हमें खुद को ही नहीं पता होता कि आज हमने किससे क्या बात करी थी हमारे। ठीक है, क्या क्या बात हुई, तो क्या क्या बात हुई वही हमारा, यानी क्या क्या संप्रेषण हुआ। तो सुबह उठने के साथ ही जो रात तक चलता रहता है ये क्रम, कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने कब किस समय किससे क्या बातें करी थी। ठीक है, अब बोलना भी एक कला है। क्या है कि बोलना भी एक कला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोच समझकर बोलो, बोलो ऐसा कि सुनने वाला प्रसन्न हो जाए। कबीर का यह पद तो आपने सुना ही या पढ़ा होगा। यानी कि अब क्या कहा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा है कि बोलना भी एक कला है। अब बोलने से यही नहीं हो जाते कि बोलने से हमारे काम सरल हो जाते हैं। हमारी बोली भाषा में एक उतार चढ़ाव होता है। अगर आप किसी से आग्रह करके बात करोगे, निवेदन करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, किसी को रिस्पेक्ट देकर बात करोगे, तो आपकी क्या होगी, आपकी वहां पे प्रशंसा अच्छी होगी, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा।
अगर लेकिन आप ऊंचे आवाज में किसी से बात करोगे, छोटा बड़ा नहीं समझोगे, तो आपकी बोली भाषा तो है, सामने वाला समझ रहा है, लेकिन उस बोली भाषा में क्या हो गया, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन अगर आपको इज्जत बनानी तो किसी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बड़ों से कैसे बात करनी है, शिक्षक से कैसे बात करनी है, ठीक है, पुलिस से कैसे बात करनी है, हमें बड़े रिश्तेदार, हमारे घर में जो रिश्तेदार आते कैसे बात करनी है, हमें छोटे भाइयों से कैसे बात करनी है, हमें छोटे बहनों से कैसे बात करनी है, मम्मी पापा से कैसे करनी है, समाज में लोगों से कैसे बातें करनी है। तो इन सारी चीजों को हमें देख कर ही बात सोच समझ कर करना होता है। इसी को यही है कि हमारा बोलना भी एक कला है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा बोलो कि सुनने वाला प्रसन्न हो जाए, यानी कि ऐसी बातों करो कि सामने वाला सुने तो आपकी बातों को सुने, ये ना कि नकार दे। ठीक है, आपकी बातों पे खड़ा उतर सके, आपकी बातों को सुनने को टाइम निकाले। अगर जिस इंसान के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, अगर आप कुछ बातें ऐसे बोलो, इस तरीके से बात करो कि जिसके पास 2 मिनट नहीं हो, आपको आधा घंटा दे दे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बोलना भी एक कला है। अब कबीर ने एक दोहा दिया है जो हमें कहा जा रहा है कि आपने पढ़ा या सुना होगा। तो कबीर जी के दोहा यहाँ देखते हैं, क्या है कि ऐसी बोली कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए। ठीक है, आपने गाना भी सुना होगा कि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा न खोए, और औरण से शीतल करे अपाहु शीतल होए। यानी कि क्या है कि ऐसी बोलिए बोलिए जो मन का आपा न खोए, यानी कि ऐसी बातों को बोलिए कि आपका मन का आपा न खोए। यानी कि कहीं किसी से वाद विवाद होने लायक हो, किसी से काम निकालना है, बट आप अपना काम ही निकालो। ये नहीं कि आप अपने आप पे ही इतना ज्यादा रोब जताने लग जाओ कि नहीं मैं यूं मैं करके रहूंगा, मेरा है तो है। तो यानी कि आप अपना आपा मत खो, आप बोल को अच्छी तरीके से रखो, लैंग्वेज में रखो, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना आपा खो दोगे, सब कुछ आप ही दिखाओगे कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो कुछ नहीं होगा। यानी कि आप ऐसी बात बोलो कि जब मन का आपा ना खोए, आपका काम सरल रूप से, आसान रूप से, अच्छे तरीके से हो जाए और आप भी खुश हो जाओ और सामने वाला। तो यही है कि औरन को शीतल करे और आप ही शीतल हो। जब किसी से अच्छी तरीके से बात करोगे, रिस्पेक्ट देके बात करोगे, आग्रह करोगे, निवेदन करोगे, तो आपका भी मन क्या होगा, खुश होगा, ठंडा रहेगा, शीतल होगा, दिमाग ठंडा रहेगा, और सामने वाले से भी जो बातें करोगे उसका भी मन शीतल हो जाएगा। ठीक है, उसको भी अच्छा लगेगा फिर आपकी बातों को सुनना। ठीक है, हाँ, तो ऐसी वाणी का प्रयोग है जिसमें दूसरे प्रसन्न और अपना मन भी प्रसन्न रहे। ठीक है, और जीवन की सफलता का रहस्य है कि बोलते समय 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब 3 बातें हमारी कौन सी है? शब्दों और वाक्यों का चुनाव, यानी कि हमें शब्दों और वाक्यों का चुनाव, यानी कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और चुनाव यानी कि जब हम किसी के साथ बात करने उतरते हैं, किसी के सामने अपने शब्दों को पेश करते हैं, तो वो शब्द किस प्रकार के हैं, यानी कि चुनाव हो रहा है कि हमारी बातों पे कितने परसेंट, किस तरीके से वो हमें महत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, किस तरीके से हमारी बातों को समझ रहा है। ठीक है, तो यानी क्या है, आप जो कुछ कहते हैं उसमें अपने शब्दों का चुनाव कैसे किया है, आप अपने किस प्रकार के वाक्य प्रयोग किया, और इस पर बड़ा असर पड़ता है क्या। अब डॉक्टर है, जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल कहते हैं, उदाहरण जो दिया है, एक डॉक्टर दिया है कि जैसे कि हमें बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर से किस तरीके से बातें करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्या सारी दवाइयां समाप्त हो गई? अब कहता है मरीज, अब डॉक्टर ने क्या कहा, जो पेशेंट था यानी जो मरीज था, तो डॉक्टर ने मरीज से कहा क्या सारी दवाइयां खत्म हो गई? ठीक है, अब वही मरीज ने बोला अभी कैसे खत्म हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भाषा में क्या आ गया, उतार चढ़ाव हो गया। अब डॉक्टर है भाई, डॉक्टर तो हमें ऐसे बात करेगा ना कि हाँ क्या आपकी सारी दवाइयां खत्म हो गई, लेकिन आपको क्या जवाब देना था डॉक्टर, यहाँ पे हमारी भाषा में उतार चढ़ाव क्या है, पेशेंट यानी मरीज को ये देना था, नहीं डॉक्टर साहब अभी दवाइयां खत्म नहीं हो गई, अभी मेरी दवाइयां हैं। लेकिन यहीं पे इसने क्या करा, अपनी भाषा में क्या कर दिया, शीतलता के जगह उसने क्या कर दिया, अपना आपा खो दिया, और उसने डायरेक्टली डॉक्टर को क्या जवाब दे दिया, अभी कैसे खत्म हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसकी आवाज में जो था वो चढ़ाव हो गया, उतार चढ़ाव, यानी कि उसकी आवाज में थोड़ा सा उत्तेजना देखने को मिल गई, जल्दबाजी, और थोड़ा सा उसका एटीट्यूड लेवल यानी घमंडित होकर उसने बोला डॉक्टर से कि अजय अभी कैसे हो सकती है मेरी दवाइयां खत्म। ठीक है, तो यही होता है कि उतार और चढ़ाव। तो हमें प्रश्न किस तरीके से पूछना है, जब सामने वाला कुछ प्रश्न करना है तो पहले हमें उस प्रश्न को खुद स्वयं समझना पड़े, तभी हम उसका उत्तर सही से देंगे। तो इसीलिए अगर हम अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तब तक हम किसी की बातों को नहीं समझ पाएंगे और हम अपना ढंग से बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रश्न का जवाब प्रश्न में देकर मरीज ने डॉक्टर के प्रश्नों का जवाब तो नहीं दिया, उसने डॉक्टर को नाराज भी कर दिया। अब क्या करा, अब डॉक्टर ने प्रश्न ही तो किया था, और डॉक्टर का काम है प्रश्न करना कि हाँ आपकी दवाइयाँ खत्म हुई या नहीं, अगर दवाइयाँ खत्म होगी तभी तो आगे उसका ट्रीटमेंट करके उसकी और दवाइयाँ देगा ना। लेकिन उसने तो क्या करा, उसके प्रश्न की जगह उसने ही उसको प्रश्न कर दिया।
कि अरे ऐसे कैसे खत्म हो सकती है, अभी कहाँ से खत्म हो सकती है। तो उसने अगर वही कहता कि अगर डॉक्टर साहब मेरी दवाइयाँ अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है, तो डॉक्टर उससे प्रसन्न होता। लेकिन उसने क्या करा, डॉक्टर को ही नाराज कर दिया, उसने अपनी ऊंची आवाज में बोलकर, उत्तेजना दिखाते हुए। ठीक है, अगर वह जवाब देता जी नहीं, अभी 4 गोलियां बची हुई हैं, ऐसा बोलने से संप्रेषण पूरा होता और डॉक्टर आगे के इलाज के बारे में सोचता। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा, अगर वो नॉर्मली बात करता तभी तो डॉक्टर सोचेगा ना, लेकिन अब डॉक्टर क्या सोचेगा अगर आप डायरेक्टली कहोगे कि अभी कैसे हो सकती, तो आपके इलाज के बारे में भी ढंग से नहीं सोचेगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। आप बताओ भाई तुम बीमार हो तो तुम अपना करते रहो, उसको क्या फर्क पड़ता है ना। अब शब्दों और वाक्यों का सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ को पता लग गया होगा कि हमें किस प्रकार से किससे बातें करनी होती है। अब आवाज देखो, हमें अब अपनी आवाज किस तरीके की रखनी चाहिए, जो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, हमारी आवाज किस प्रकार की होनी चाहिए। अब आवाज क्या है, आप अपनी बात नम्र आवाज में कहते हैं या जोर से बोलते हैं, इसका भी असर श्रोता पर पड़ता है। अब जो हमारी आवाज निकलती है मुंह के द्वारा, तो अगर हम नम्र यानी आराम से जब बोलते हैं या तेज बोलते हैं, तो उस बातों का भी, उस आवाज का भी हमारे सामने वाले व्यक्ति पे फर्क पड़ता है, जो हमारी बातों को सुनने वाला होता है। अगर हम आराम से, अगर हमें कोई काम करना है, हमें कहना है कि आप मेरा काम कर दीजिए या आप मेरा होमवर्क कर देंगे, तो अगर हम किसी को पोलाइटली यानी नम्रता से बोलेंगे, तो क्या हमारे काम करने के लिए सुनने वाला जो श्रोता, वो एक बार को हाँ कर सकता। लेकिन मैं कहूंगा तू मेरा ये काम कर देगा, तू ही करेगा ये मेरा काम, तो इसमें हमारी आवाज ऊंची हो गई। फिर जो करने वाला था, जो सुनने वाला था, वो आपको इस तेजी की आवाज में सुनते हुए रिस्पेक्ट जो था, हमारी जो आवाज में जो था बल था, और जो हमने जिस तरीके से शब्दों का दुरुपयोग करा, गलत उपयोग करा कि तू मेरा काम करेगा, तू ही करेगा, अभी करेगा, 10 मिनट के अंदर में करके देगा, तो इससे क्या हुआ, सुनने वाले पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वो आपके काम को करता तो, लेकिन अब उसका मन नहीं करेगा, वो अंदर ही अंदर आपको गालियां देगा, कुछ देगा कि मैं ही क्यों करूं तेरा काम। फिर वो क्या पता हुआ आपको उसी रूप में वो भी जवाब दे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें शब्दों का इस तरीके से उपयोग करना चाहिए कि हम किसी को इज्जत से बात करें, अच्छे नम्र से बात करें, तो वो भी तो हमें नम्र से ही बात करें। लेकिन जब आप चाहते हैं ना कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट मिले, तो आपको पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, तब जाके आपके पास रिस्पेक्ट आती है। अब आगे चल देखते हैं इसमें क्या है। यदि आप आक्रामक ढंग से बोलेंगे तो सुनने वाला नाराज होगा। ठीक है, यदि कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाता है और दुकानदार से बोलता है, ठीक है, अब कोई ग्राहक है दुकानदार पे कुछ सामान खरीदने जाता है और दुकानदार से बोलता है, तो ग्राहक कैसे बोलता है, देखो, मैंने ये साइकिल 2 दिन पहले खरीदी थी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो। तो अब यहाँ पे इसने बोला तो कि जरा बदल दो, लेकिन यहाँ पे क्या बोलना था ग्राहक को कि मैंने ये साइकिल 2 दिन पहले आपसे खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला कि 2 दिन पहले खरीदी थी। ठीक है, तो उसको क्या बोलना चाहिए था कि मैंने ये साइकिल 2 दिन पहले आपकी दुकान से खरीदी थी। ठीक है, इसका पहिया टूट गया है, क्या आप इसको बदल देंगे। अगर वो इस प्रकार से बोलता तो जो साइकिल वाला था बेसिकली उसकी साइकिल का टायर तो नहीं बदलता, लेकिन उसकी बातों को अच्छे से सुनकर उससे बातचीत अच्छी तरीके से करता, उसको कोई समाधान देता। लेकिन उसने ग्राहक ने कैसे बोला कि मैंने यह साइकिल 2 दिन पहले खरीदी, इसका पहिया टूट गया है, जरा बदल दो, जरा बदल दो। तो आपने देख लिया कि बातों के शब्दों में जो था वो शब्दों में उतार चढ़ाव आ गया। अब दुकानदार ने इसका कैसा जवाब दिया, इसका पैसा लगेगा। तो जिस तरीके से ग्राहक ने बोला उसी तरीके से अब दुकानदार ने बोला। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस तरीके से हम बोलेंगे उसी तरीके से हमें सामने वाला उत्तर देगा। ठीक है, तो हमें खुद सोच समझकर पहले बोलना चाहिए। तो दुकानदार ने क्या बोला, इसका पैसा लगेगा। अब ग्राहक देखो कैसे बोलता है, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी। अब इसने क्या करा, ऊंची आवाज में बोला, किसने, ग्राहक ने दुकानदार से, अभी 2 दिन पहले ही तो साइकिल खरीदी थी, है ना। अब देखो इसने तेज बोला, इसकी आवाज में क्या हो गया, चढ़ाव आ गया। ठीक है, और शब्दों का उत्तेजना पूर्वक उसने इस्तेमाल किया। अब जिस तरीके से इसने क्वेश्चन किया ग्राहक ने, जिस तरीके से बोला कि अभी तो 2 दिन पहले ही तो खरीदी थी मैंने साइकिल, अब उसी तरीके से दुकानदार को भी गुस्सा आ गया इसकी ऐसी बातों को सुनकर। ठीक है, अब दुकानदार ने क्या कहा, तो क्या साइकिल की बीमा करा लिया था। अब देखो, अब यहाँ पे साइकिल वाले की भी आवाज तेज हो गई। अब 2 दिन पहले खरीदी थी तो साइकिल वाले ने क्या कहा कि अब क्या साइकिल का बीमा करा लिया था, साइकिल बनवानी हो तो बनवाओ वरना चलते बनो यहाँ से। अब देख लो कि आपका जो आप सोच रहे थे कि मैं वहां पे जाके बरस बैठूंगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया कि आप अपना काम कराने गए थे, लेकिन काम तो आपको सरलता रूप से नम्र रूप से करना था, अपनी आवाज शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करना था ताकि आपका काम हो जाए। लेकिन आप तो भाई जाके वहां बरस गए कि मैं तो बहुत बड़ा वो हूँ, डॉन हूँ यहाँ का, है ना,
मेरा काम कैसे नहीं होगा, मैं तो करा के ही आऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा तो ही मेरा काम करेगा। तो ऐसे बोलो, आपका जो काम होने वाला तो काम भी नहीं हुआ। जिसने इस दुकान ग्राहक था उसने साइकिल के लिए इतना कुछ बोल दिया, अब दुकानदार ने उसी तरीके से जवाब दे दिया। अब क्या तुमने बीमा करा लिया है साइकिल का? 2 दिन पहले खरीदी है तो खरीदनी है, बनवानी है तो बनवाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो, या तो यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में। कहने का मतलब अब क्या उसकी साइकिल बनी? नहीं बनी। तो इसीलिए हमें क्या होता है, अगर हमारी बातों को हम ढंग से किसी से अपनी बातों को करेंगे, किसी को बोलेंगे तो हमारी बातों को सुनेगा, लेकिन हम बात ही ढंग से नहीं करेंगे तो हमारी बातों को सुनेगा कौन? फिर हमारा काम भी होता हुआ काम भी हमारा नहीं होगा। मान लो अगर वो ढंग से बात करता, बेशकली अगर वो टायर पैसे का ही लगता, साइकिल का जो पहिया था, तो मान लो अगर 100 रुपए का लगता, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बातों में अच्छा होता, इंप्रेशन होता, हम रिस्पेक्ट देकर बात करते, तो बेशकली हमसे पैसा लेता, लेकिन क्या पता हमें 20% का डिस्काउंट दे देता, क्या पता 100 रुपए की जगह 80-70 रुपए में ही लगा देता हो, तो हमारा होता ना लाभ। लेकिन हमने यहाँ पे अपना ही दिखा दे कि सब कुछ हम ही है, तो हम करेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ दुकानदार, ठीक है, अब क्या है कि अब ऐसी स्थिति में क्या वह ग्राहक अभी उस दुकान पर दोबारा जाएगा? अब वो ग्राहक जो है वो दोबारा जाएगा भी नहीं ऐसे तरीके से, क्योंकि उसको साइकिल लेनी थी, उसकी साइकिल खराब हो गई। ठीक है, उसको समाधान नहीं मिल पाया, एक तो उसने उतार चढ़ाव करा। अब जो साइकिल तो लेने नहीं जाएगा, बाई चांस अगर चला भी गया तो जो साइकिल वाला दुकानदार है वो भी उस तरीके से उससे बातें नहीं करेगा, और उसको सोचेगा कि मैं क्या इसको बेचूं, है ना, कि इससे बढ़िया तो दूसरा ग्राहक लेना, ये क्यों मेरे सर में दर्द करूं। तो इस तरीके से दोनों पे ही बैड इफेक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव। ठीक है, अब है स्वर। आप जो कुछ भी बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है, और आपने किसी को बुलाया, इधर आओ, तो हम स्वर में क्या होता है, जो भी हमारी आवाज निकलती है, हम जब नम्र से बोलते हैं तो हमारे स्वरों में क्या होता है कि हाँ कुछ अच्छा इंप्रेशन लेकर आता है, अच्छा निकलता है हमारी आवाज। तो हम जिस प्रकार से हम बोलेंगे उसी प्रकार से सुनने वाले पे असर पड़ता है। यानी फिर जैसे मैंने बोला कि जिस तरीके से थोड़ी देर पहले दुकानदार में जैसे बातें हो रही थी, तो नम्रता की जगह उसने क्या ना ऊंची आवाज में बोला, तो ऊंची आवाज से बोलोगे तो कोई सुनेगा भी उसी तरीके से, जवाब भी उसी तरीके से देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें अपने जो स्वर निकाल, जो भी कुछ बोलना होता है तो उसको हमें सोच समझकर अपनी आवाज को निकालना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से हमें किस समय किस जगह किस स्थान पर किस समय किससे कैसी बातें करनी चाहिए। ठीक है, अब आपके इधर आओ बोलने के तरीके से ये सुनने वाला समझ जाएगा कि आप उसे प्यार से बुला रहे हो। अब आपको किसी को कहना है तो आप कहोगे कि आप इधर आओ, तो आराम से बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा, आराम से सुन के। हाँ, आप उसको अगर कह रहे हो कि आप यहाँ आ जाओ, तो आराम से बोलोगे तो फटाफट आ जाए। लेकिन आप कहोगे तू इधर आ, तुम इधर आओ, तो उसमें क्या है कि तेज आवाज में बोलोगे तो वो भी सोचेगा कि क्या है यार, मतलब कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी कैसे भी, मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। तो वो भी उसी तरीके से आपको बिहेव भी करेगा, थोड़ा लेट आएगा, रुक के आएगा, कहता चल रुक जा, अभी थम जा जरा। ठीक है, तो किसी से ऐसा मत चाहो कि मेरे को कोई बुरा दिखाए, मेरी इज्जत समाज में बिगड़े। तो अपनी इज्जत बनानी है तो खुद को ही पहले क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। जब तक हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, जब तक हम किसी से कुछ प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो चलो हम अब इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट इसी का चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट आप मुझे यहाँ पे कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ नेक्स्ट पार्ट आप इसका वीडियो बना दो। और कोई भी असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे पेड लेवल पे या फ्री लेवल पे पढ़ाई करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, जिससे आप मुझे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए पेड लेवल पे कर सकते हैं।